नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द कंडीशन अंडर विच बर्ड्स फ्लाई। जो परिंदे उड़ते हैं ये कौन सी कंडीशन के अंडर उड़ रहे होते हैं? तो भाई ये न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली उड़ते हैं, क्योंकि जब वो परिंदे अपने परों को डाउनवर्ड अप्लाई करते हैं, यानी वो जब उड़ते हैं तो अपने परों को डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं, तो वो बेसिकली क्या लगा रहे होते हैं? एक्शन फोर्स ऑन द एयर ऑन द एटमॉस्फेयर। उनके अपने ऊपर कौन सी फोर्स लगती है? रिएक्शन फोर्स लगती है, जिसके नतीजे में वो ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देते हैं। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली फ्लाई कर सकते हैं। ये इसका आंसर आपके पास है 2.3 क्वेश्चन में। 2.4 देखें तो कहता है डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस फॉर व्हिच वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ व्हीकल आर जीरो। Describe the circumstances in which velocity and acceleration of a vehicle are zero. Vehicle are zero नहीं, ये conditions given है। मैं दोबारा सॉरी रिपीट करता हूँ। डिस्क्राइब द कंडीशंस इन विच वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ व्हीकल आर। आगे कंडीशन गिवन है। पहली कंडीशन अगर आप देखें तो वहां लिखा हुआ है v इज जीरो बट a इज नॉट जीरो। वो कंडीशन बताएं जिसमें वेलोसिटी तो जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। तो इसका आंसर होगा व्हेन द व्हीकल इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग एक्सीडेंटल ब्रेक। जब एक गाड़ी अचानक ब्रेक लगाएगी, फॉर एग्जांपल गाड़ी मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से, वो मूव करती हुई अचानक रुक जाती है, वेलोसिटी क्या हो चुकी है? जीरो। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, वेलोसिटी तो जीरो हो गई। लेकिन पॉइंट ये है, क्या चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो होगा? चेंज इन वेलोसिटी क्या जीरो होगा? तो आप देख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी होगा फाइनल माइनस इनिशियल, जीरो माइनस 10, तो आंसर आएगा माइनस 10 के इक्वल। अब वेलोसिटी तो जीरो हो चुकी है लेकिन चेंज इन वेलोसिटी नॉन जीरो है, लिहाजा एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ आप कह सकते हैं व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो वेलोसिटी तो जीरो हो चुकी है बट चेंज इन वेलोसिटी नॉन जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो है। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर टू वन अनदर। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर कब होंगे? अब जब एक बॉडी सर्कल में घूम रही होती है। आप जानते हैं सर्कल में बॉडी को घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए होती है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स के नतीजे में जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ उसने कहा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है, मतलब v और a के दरमियान एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर है, जब बॉडी सर्कल में घूम रही है तो एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर है। बट जब भी बॉडी सर्कल में घूमती है वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होती है। अब यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर है क्योंकि ये बॉडी चाहेगी सीधी चली जाऊं, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स उसके पाथ को क्या कर रही होती है? बेंड कर रही होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान कितना एंगल है? 90 डिग्री है। So when a vehicle is moving in a circle with uniform speed, then velocity and acceleration are perpendicular to one another. तो ये हमारे पास तीन सिचुएशन थी जो हमने यहाँ से याद रखनी है। ठीक होगी बात। ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज के तौर पे भी आ जाता है। लास्ट जो कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन है हमारे पास वो कहता है डिस्क्राइब ब्रीफली द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब आपको याद हो तो रेंज होती है, हमने अभी भी डिस्कस किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज। हमने एयर रेजिस्टेंसेस को इग्नोर किया था जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ा था, तो हमने एयर रेजिस्टेंस और इन फैक्टर्स को, फ्रिक्शनल इफेक्ट्स को इग्नोर किया था। अब वो कहता है अगर एयर रेजिस्टेंस मौजूद होगी तो क्या होगा। अब यहाँ सबसे पहली चीज देखें, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे तो आपको ये ब्लू कलर की जो लाइन नजर आ रही है ये पाथ मिलेगा, जिसमें आपको नजर आ रहा है हाइट भी ज्यादा है और रेंज भी ज्यादा है। लेकिन अगर आप एयर फ्रिक्शन को इग्नोर ना करें तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब वो पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो क्या हवा उसको रेजिस्ट नहीं करेगी? लाजमी बात है कि हवा उस पार्टिकल की मोशन को क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी, उसके पाथ को रेजिस्ट करेगी। अब जब वो पाथ को रेजिस्ट करेगी तो क्या होगा, उसको अपनी एनर्जी यूज करके, अपनी वेलोसिटी को यूज करके उसको, उस रेजिस्टिव फोर्सेस को ओवरकम करना होगा। तो आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी? जाया हो जाएगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी जाया हो जाएगी, जिससे क्या होगा, वेलोसिटी जाया होने से जो हाइट वो पहले अचीव कर रहा था अब वो अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वेलोसिटी जाया हो चुकी है। और वो उस रेंज तक भी नहीं पहुंचेगा क्योंकि उसकी एनर्जी फिर से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों कंपोनेंट की एनर्जी, दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट डेसिपेट हो चुके हैं, जाय हो चुके हैं। तो यहाँ वो कहता है कि एयर रेजिस्टेंस स्लो डाउन द प्रोजेक्टाइल काजेज ऑफ डिक्रीज इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को इफेक्ट करेगा,
जिसके नतीजे में हॉरिजॉन्टल रेंज भी कम हो जाएगी, वर्टिकल हाइट भी कम हो जाएगी और जो पाथ होगा वो नहीं रहेगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और पाथ अब बन जाएगा पैराबोला। अब पैराबोला को आप ये समझें कि भई ऐसा पाथ जिसकी हाइट भी कम है और रेंज भी कम है और ये जो आइडियल पाथ है वो इलिप्टिकल पाथ है, जिसकी हाइट भी ज़्यादा और जिसकी रेंज भी ज़्यादा है। तो उम्मीद है बच्चों ये सब सवाल आपको समझ आ गए होंगे। आपने कोशिश ये करनी है कि इसी वीडियो को आपने यहाँ पर पॉज़ करके इन क्वेश्चंस को आपने नोट कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम चंद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 के हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसमें अगर आप देखें तो जो पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है वो आपके पास क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है। The magnitude of cross and scalar product of two vectors are 4 under root 3 and 4 respectively. अब यहाँ आपको कहा गया कि जो क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड है वो 4 अंडर रूट 3 है एंड जो स्केलर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड है वो 4 है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो उन वेक्टर्स के दरमियान में हमने एंगल निकालना है। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट को हम देखें तो ये ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड है और ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगी, ए बी साइन थीटा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 4 इंटू 4 अंडर रूट 3 के इक्वल आ गई। सिमिलरली नेक्स्ट हमें कहा गया था कि जो स्केलर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड है, अब स्केलर प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड है, ये मॉड यहाँ पर आएगा। अब ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ए बी कॉस थीटा, और ए बी कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, ये 4 के इक्वल हमारे पास आ गया। तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड मिल गई 403, डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड मिल गई आपके पास 4। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, हमें यहाँ से थीटा निकालना है। तो अब ये हमारे पास दो इक्वेशन है, ए बी साइन थीटा 403, ए बी कॉस थीटा 4, दो इक्वेशंस हैं, दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं। ये आएगा ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 403, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, साइन थीटा और कॉस थीटा ये इक्वल टू आ गया टेन थीटा के, और टेन थीटा इक्वल टू आ गया अंडर रूट 3 के इक्वल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3, थीटा यहीं रहने देते हैं, टेन उधर जाएगा, ये बन जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 3। अब ये जो टेन इनवर्स अंडर रूट 3 है इसकी वैल्यू जो है ये हमारे पास 60 डिग्री के इक्वल है। तो अब इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल होगा 60 डिग्री। ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आ गया। दूसरा जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो थोड़ा लेंथी है। हम यहाँ स्टेटमेंट को देखें, कहता है हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। एक हेलीकॉप्टर है आपके पास, वो वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रहा है, ये असेंडिंग वर्टिकली अपवर्ड। कौन सी स्पीड के साथ, इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी है वो 19.6 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। when it is at a height of 156.8 मीटर above the ground, जब वो जमीन से 156.8 हाइट पर है, ये मैंने डायग्राम यहाँ ड्रा की हुई है, ये जमीन से मूव करता हुआ ए तक पहुंचा, कितनी स्पीड के साथ, 19.6 के साथ, और जब उसकी हाइट है 156.8 तो उसने स्टोन को ड्रॉप किया। अब एक चीज बेटा याद रखिएगा कि जब भी एक बॉडी मूव कर रही होती है, लाइक मैं एग्जांपल से इसको समझाता हूँ आपको, कि अगर आप एक गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी से आप अपना हाथ बाहर निकालते हैं और आपके हाथ में एक बॉटल है, एक केन है। अब अगर गाड़ी 100 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है तो वो केन भी 100 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अब जब आपने केन को ड्रॉप किया तो ऑटोमेटिकली उसकी केन की इनिशियल स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड, तो वो सीधा नीचे नहीं आएगा बल्कि वो थोड़ा सा आगे जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड देन अल्टीमेटली जमीन को टकराएगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि वो जो आपके पास हेलीकॉप्टर है वो 19.6 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था। तो जहां इस पॉइंट पर जब स्टोन को ड्रॉप किया गया तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी 19.6 है, तो वो फौरन इसका मतलब यहाँ से नीचे नहीं आएगा बल्कि इस वेलोसिटी की वजह से वो स्लाइटली ऊपर की तरफ जाएगा, एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, ए से बी तक पहुंचा, फिर बी से वो जमीन तक आएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ ए पर ड्रॉप किया, पहले ए से बी तक जाएगा, बी पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वो नीचे की तरफ आएगा और सी पॉइंट पर पहुंचकर जमीन को टकराएगा। हमसे क्या पूछा गया है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड, उसको कितना टाइम लगा जमीन तक पहुंचने में। हमें ये टाइम कैलकुलेट करना है, ए से बी तक जाने में और बी से सी तक जाने में। तो पहले स्टेप में हम क्या निकालते हैं, पहले स्टेप में हम टाइम निकालते हैं मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। तो ए से बी तक जाने के लिए हम पहले टाइम निकालते हैं,
तो यहाँ हम इक्वेशन यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारे पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब जो वी आई है इनिशियल वेलोसिटी, उसको हमने यू लिखा हुआ है 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। जो बी पॉइंट, जो आपकी वेलोसिटी यहाँ से हम निकालेंगे, ऑब्वियस है हम यहाँ से जो है टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुकी है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी है 19.6, फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुकी है, जीरो। तो अब यहाँ फाइनल वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट की, इनिशियल वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट की, और क्योंकि ये ऊपर जाते अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, इसलिए a की जगह माइनस g आ जाएगा। ये माइनस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया। वैल्यूज पुट करते हैं, v की जगह 0 आ गया, u की जगह 19.6 आ गया, माइनस 9.81, g की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से ये माइनस 9.81 दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। T1 अलग करके हम 9.8 से डिवाइड कर देंगे, तो 19.6 डिवाइडेड बाय 9.8, तो टाइम आ जाएगा 2 सेकंड। तो इसका मतलब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, 2 सेकंड्स लगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, ए से बी तक जाते उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। ए से बी तक जाते उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, उस डिस्टेंस को हम S1 का नाम देते हैं। इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। s की जगह s1 आ गया, vi जिसको हम u से रिप्रेजेंट कर रहे थे इनिशियल वेलोसिटी, वो आ गई ut, a की जगह माइनस g आ गया, तो ये इक्वेशन बन गई माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा u की जगह 19.6 इनिशियल वेलोसिटी, टाइम की जगह 2 आ गया, माइनस 1/2, g की जगह 9.8, और टाइम ये कैलकुलेट हम कर रहे हैं 2 सेकंड, वो यहाँ पुट कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये डिस्टेंस आ गया 19.6 मीटर, यानी ए से बी तक जाते जो डिस्टेंस है वो 19.6 मीटर के इक्वल है। अब ये डिस्टेंस आ चुका है हमारे पास। अब हम ये देखते हैं कि ये टोटल कितनी हाइट पर मौजूद है, यानी जमीन की सरफेस से बी तक टोटल हाइट कितनी इस बॉडी ने कवर की है, स्टोन ने कवर की है। तो आप देख सकते हैं कि जमीन से लेके ए तक फासला है 156.8, ए से बी तक फासला है S1, जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 19.6। तो जो टोटल हाइट होगी वो होगी 156.8 प्लस 19.6, दोनों को ऐड कर दिया तो आंसर आ जाएगा 176.4 मीटर के इक्वल आ गया। ये टोटल हाइट आ चुकी है। अब थर्ड और लास्ट स्टेप क्या है कि हमें बी से सी तक आते टाइम कैलकुलेट करना है। यहाँ अगेन हम इसी तरह की इक्वेशन यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बट पॉइंट यहाँ पर यह है कि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो चुकी थी, जीरो हो चुकी है। तो यहाँ वी आई की जगह जीरो आएगा तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। पीछे क्या बचेगा, s इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर। अब ए जी के इक्वल होगा तो इक्वेशन आ जाएगी S2 इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर के इक्वल। S2 इज इक्वल टू 1/2 जी टी टू स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं S2 तो हमें मालूम है, टोटल हाइट बेसिकली S2 के इक्वल है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है वो कितनी है, S2 के इक्वल। अब ये S2 हमारे पास है तो S2 की वैल्यू पुट की 156.4, 1/2, G की वैल्यू 9.8, T2 स्क्वायर निकालना है। इसको सॉल्व किया तो 176.4, इसको डिवाइड किया तो ये 2 का स्क्वायर आ गया। ये आपके पास 4.9 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हुआ तो T2 स्क्वायर इक्वल टू आ गया 36। इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 6 सेकंड। तो टोटल टाइम हमारे पास आ गया T1 प्लस T2। T1 आपके पास है 2, T1 ये 2 T जो हमने यहाँ निकाला है, T2 6 है, तो टोटल 8 सेकंड्स आ गया। बेटा इसको आपने लाजमी जो है ना हर एक स्टेप को खुद से ड्रा करना है, खुद से लिखना है, तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ आएगा। ये थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में चंद न्यूमेरिकल्स को देखा था, दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने देखी थी। अब इस लेक्चर में जो है वो हम रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को देखते हैं। 2.3 हमारे पास न्यूमेरिकल है जिसमें है कि a प्लस बी की मैग्नीट्यूड a माइनस बी की मैग्नीट्यूड के इक्वल है। a प्लस बी मॉड इज इक्वल टू a माइनस बी मॉड, देन प्रूव दैट a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर इन दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है तो प्रूव करें कि ये परपेंडिकुलर है, यानी इनका आपस में एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ हमने क्या किया, हमने a प्लस बी मैग्नीट्यूड a माइनस बी मैग्नीट्यूड दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया, तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। अब आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो सेल्फ प्रोडक्ट होता है किसी भी वेक्टर का वो स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है।
सेल्फ प्रोडक्ट ए डॉट ए किसके इक्वल था, ए स्क्वायर के इक्वल था। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, सेल्फ प्रोडक्ट बन चुका है। ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। इन दो को मल्टीप्लाई करें, ए को, ये अब इनको डॉट के थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे, ए से मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया ए डॉट ए, फिर ए बी से मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया ए डॉट बी, फिर ये बी ए से मल्टीप्लाई हुआ, बी को अब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डॉट ए, फिर इसी बी को नेक्स्ट बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डॉट बी आ गया। सिमिलरली अब ये ए इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए डॉट पहले ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए डॉट ए, फिर बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि माइनस साइन है तो आएगा माइनस ए डॉट बी। अब बी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस बी, ए से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस बी डॉट ए, माइनस बी से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी बन जाएगा। अब आप जानते हैं कि सेल्फ प्रोडक्ट स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो ए डॉट ए स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए, ये हमने कहा था कम्यूटेटिव है, ए डॉट बी किसके बराबर है, बी डॉट ए के बराबर है, तो ये दोनों सम अप हुए तो ये इक्वल टू आ गया ए डॉट बी प्लस ये भी ए डॉट बी बन जाएगा, 2 ए डॉट बी बन गया। नेक्स्ट सेल्फ प्रोडक्ट बी डॉट बी स्क्वायर आ गया। यहाँ आप देख सकते हैं राइट साइड के ऊपर ए डॉट ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, और ये भी बी डॉट ए को भी लिख सकते हैं ए डॉट बी की फॉर्म में, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद होल्ड करते हैं। तो ए डॉट बी ए डॉट बी दोनों सम अप होके बन गए माइनस 2 ए डॉट बी के इक्वल। फिर यहाँ आप देख सकते हैं सेल्फ प्रोडक्ट है बी डॉट बी, ये इक्वल टू आ गया बी स्क्वायर के इक्वल। अब इस साइड पे भी ए स्क्वायर है, लेफ्ट साइड पे भी ए स्क्वायर है, राइट साइड पे भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, लेफ्ट साइड पर भी बी स्क्वायर है, राइट साइड पर भी बी स्क्वायर है, ये भी आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये है 2a डॉट बी, यहाँ बचा माइनस 2a डॉट बी, ये इधर आएगा तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, तो 2a डॉट बी प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू बन जाएगा 4a डॉट बी के इक्वल। अब 4a डॉट बी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 4 दूसरी साइड पे जाएगा, 0/4, तो a डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब इसको आप देख सकते हैं कि ए डॉट बी 0 है, और हमने पढ़ा था कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के दरमियान में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ आपके पास ये प्रूव हो गया कि एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज 0, सो ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।